आज भी हम न्यूज चैनल्स, आर्टिकल्स और सोशल मीडिया के थ्रू सुनते रहते हैं कि लोग एक कंट्री के बॉर्डर से दूसरे कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, वो भी इलीगली। जैसे कि नॉर्थ कोरिया से लोग साउथ कोरिया जाने की कोशिश करते हैं, बांग्लादेश से लोग इंडिया आने की कोशिश करते हैं और मेक्सिको से यूएसए जाने की कोशिश करते हैं अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए, और ये सोचे बिना कि इसका अंजाम क्या होगा। ये तो वर्ल्ड के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक है, लेकिन एक ऐसा भी एरिया है जो कि वर्ल्ड का सबसे डेंजरस एरिया माना जाता है, डेरियन गैप। डेरियन गैप सिचुएटेड है साउथ अमेरिका के कोलंबिया और नॉर्थ अमेरिका के पनामा के बॉर्डर्स पे। ये एरिया लगभग 100 मील की है, जिसे पार करने का आम इंसान तो सोच भी नहीं सकता, और अगर सोच भी लिया तो 100 में से 2 या 3 ही लोग इसे पार कर पाएंगे। ये डेरियन गैप में ऐसा क्या है जिसे लोग इतना खतरनाक मानते हैं, और आज के दिनों में इतने पैसे और हाई टेक्नोलॉजी होने के बावजूद यहाँ कोई रोड नेटवर्क या रेल नेटवर्क बनाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती। 21st सेंचुरी में भी जहाँ तपती हुई रेगिस्तान में भी स्टेट ऑफ आर्ट बनाए गए हैं, वहीं इस छोटे से एरिया में रोड या रेलवेज बनाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। इसके 4 रीजंस हैं। पहला, लीथल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। हमारी पूरी जमीन में इतने जहरीले सांप, मकड़ियाँ और मच्छर नहीं पाए जाते जितनी इस डेरियन गैप में है। और फिर क्योंकि इस सारे एरिया में दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल, कोई घर, कुछ भी नहीं है, तो अगर इनमें से कोई चीज आपको काट जाए तो आपका बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ से गुजरने वाले ज्यादातर लोग मलेरिया, डेंगू और सांप के जहर या पानी या नदी में डूबकर मर जाते हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका और दूसरी कंट्रीज के लिए यहाँ पर रोड बनाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। हाँ, एक्सपेंसिव जरूर होगा, मुश्किल भी होगी, मगर इम्पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पर रोड या रेल नेटवर्क बनाने की कोशिश नहीं की जाती? असल में कुछ कंट्रीज चाहते ही नहीं है कि यहाँ पर रोड या रेल नेटवर्क बने, खास तौर पर अमेरिका और पैनामा। दरअसल 19th सेंचुरी में पैनामा कोलंबिया का एक प्रोविंस होता था, मगर इसी डेरियन गैप की वजह से कोलंबिया के लिए पैनामा पर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल था। कोलंबियन गवर्नमेंट के लिए पैनामा से कनेक्टेड रहने का एक ही रूट था, और वो था समुद्र के थ्रू। इसी डिस्कनेक्शन का फायदा उठाते हुए पैनामा ने कोलंबिया से आजादी के लिए एक मूवमेंट शुरू की, और 20th सेंचुरी में इसी मूवमेंट में एक राइजिंग सुपर पावर ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दरअसल अमेरिका की पैनामा कैनाल में बहुत दिलचस्पी थी, और वो चाहता था इस कैनाल का कंट्रोल उसके पास हो, बिकॉज पैनामा कैनाल की कंस्ट्रक्शन से पहले ईस्टर्न और वेस्टर्न अमेरिका में ट्रेड बहुत मुश्किल था। सारी शिप को पूरा साउथ अमेरिका क्रॉस करके अमेरिका की ईस्टर्न या वेस्टर्न कोस्ट तक जाना पड़ता था। तो अमेरिका की ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट लाइन आपस में डिस्कनेक्टेड थी, और इसी का हल निकालने के लिए ये आर्टिफिशियल कैनाल बनाई गई, जिसके बाद अमेरिका की न सिर्फ ट्रेड शिप्स बल्कि नेवी भी अब बहुत ही आसानी से थोड़े दिनों में एक साइड से दूसरे साइड तक जा सकती थी। और उस वक्त ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट था कि जो भी पैनामा कैनाल को कंट्रोल करेगा और अमेरिका की बहुत बड़ी वीकनेस को कंट्रोल करेगा। अब कोलंबिया उस जमाने में इस कैनाल का कंट्रोल अमेरिका को नहीं देना चाहता था, और इसलिए अमेरिका ने पैनामा की इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भरपूर साथ दिया, और नतीजन 1903 में पैनामा एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, और अमेरिका पैनामा को रिकॉग्नाइज करने वाला सबसे पहला कंट्री था। पैनामा के गवर्नमेंट ने बदले में अमेरिका यूएस कैनल के आसपास की सारी जमीन परमानेंटली लीज पर दे दी, और 1999 तक ये सारा एरिया अमेरिकन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहा। फिर 1999 में इस कैनाल का कंट्रोल पैनामा को वापस कर दिया गया, मगर आज भी ये चोक पॉइंट अमेरिका और बाकी कंट्रीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में पूरी दुनिया करीबन 6% ट्रेड साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान इस चोक पॉइंट से गुजरता है। अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है। हर साल करीबन 13 से 14 हजार कार्गो शिप्स इस रास्ते से गुजरती है। ईस्टर्न एशिया और अमेरिका का ज्यादातर ट्रेड इसी रास्ते से होता है, और इसीलिए इस कैनाल को सबसे ज्यादा अमेरिका और चाइना यूज करते हैं। इसी तरह अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट को यूरोप, अफ्रीका का मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करने का भी यही एक रास्ता है। अब अगर वापस डेरियन गैप पर आए तो ये कोलंबिया और पैनामा के दरमियान है। वही
कोलंबिया जो पिछले कई सालों से टनल वायलेंस और इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा है, जहां की ड्रग माफिया पूरे साउथ अमेरिका में मशहूर है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोकेन कोलंबिया में बनती है और ये सब यहाँ से सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका स्मगल होती है। लेकिन डैरियन गैप की वजह से ये स्मगलिंग करना काफी मुश्किल होता है और स्मगलर्स को सी रूट लेना पड़ता है, जहाँ पर पैनामा के कोस्ट गार्ड्स अक्सर इन स्मगलर्स को पकड़ लेते हैं। अब अगर इस सिचुएशन में यहाँ पर रोड या रेल नेटवर्क बनाया जाता है तो अमेरिका को ये खतरा है कि कहीं कोलंबिया की ड्रग माफिया यहाँ से पैनामा में पहुंचकर पैनामा कैनाल को डैमेज ना कर दे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनको फिर यहाँ से मैक्सिको और अमेरिका तक ड्रग्स पहुँचाना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए अगर पैनामा और कोलंबिया की गवर्नमेंट यहाँ पर रेल और रोड नेटवर्क बनाने का एग्रीमेंट कर भी ले तो अमेरिका यहाँ पर किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं होने देगा। और अब हम आ जाते हैं डैरियन गैप को डेवलप करने की तीसरी वजह पे, जो कि है यहाँ का अनटॉलरेबल वेदर कंडीशन। डैरियन गैप लाइन ऑफ इक्वेटर से कुछ 100 किलोमीटर से ऊपर है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम काफी गर्म होता है। और फिर नॉर्थ और साउथ पर अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस हैं, जिसकी वजह से यहाँ ह्यूमिडिटी भी काफी हाई होती है। इस सारे एरिया में बहुत ही ज्यादा घने जंगल भी हैं और पूरे साल में मतलब करीबन 365 डेज में से 330 डेज यहाँ पर सिर्फ बारिश होती है, और जिसकी वजह से न कि सिर्फ फ्लैश फ्लड्स बहुत आते हैं बल्कि पहाड़ों पर भी अक्सर लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। इतनी बारिश और फ्लड की वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंक्रीट हो या सीमेंट इन सब को सूखने के लिए ड्राई और गर्म मौसम चाहिए होता है। और अगर इन सब का तोड़ निकाल भी लिया जाए तो बचना ना के बराबर है। और अब आते हैं चौथे और आखिरी रीजन पर, जो कि है इलीगल माइग्रेशन का रोकना। दरअसल लैटिन अमेरिका इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाइज नॉर्थ अमेरिका से बहुत पीछे है। साउथ अमेरिका की ज्यादातर कंट्रीज करप्शन, वीक गवर्नेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के शिकार है, जिसकी वजह से लाखों लोग एक अच्छी लाइफ के लिए अपनी कंट्री को छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। और इन सब के लिए कुछ ही मील दूर अमेरिका से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है। अब अमेरिका पिछले कुछ सालों से अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत सख्त कर चुका है, जिसके बाद इन लोगों के पास एक ही हल बचता है कि वो इलीगल तरीके से अमेरिका पहुंचे। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी जान खतरे में डालकर इस डैरियन गैप से गुजरना होगा। हर साल हजारों लोग इसी गैप के थ्रू सेंट्रल अमेरिका और फिर मैक्सिको के थ्रू अमेरिका में एंटर होते हैं। लेकिन इन सारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ और सिर्फ ये डैरियन गैप है। डेंगू, मलेरिया, जहरीले सांप, लैंडस्लाइडिंग, फ्लड, डाकू, 10 दिन के इस सफर में आपको इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है। और बदकिस्मती की बात ये है कि इतने खतरनाक रास्तों के बावजूद हर साल इस गैप को क्रॉस करने वालों की संख्या इंक्रीज होते जा रहा है। गरीबी और भूख से तंग लोगों के पास और कोई चॉइस बचती ही नहीं है। कितने ही लोग इस सफर में मारे जाते हैं और जो बच भी जाते हैं उनमें से ज्यादातर लोग